जब भी कोई प्रशासनिक मसला हो तो ऐसी समस्या आ जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, दो सरकार के विभागों में आपस में मुकदमा हो गया है ना, हो जाता है। बीएसएनएल का रेलवे से मुकदमा हो गया, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो अब सुनने में तो बड़ी अजीब बात लग रही, अगर बीएसएनएल जीते तो भी सरकार जीतती है, रेलवे जीते तो भी सरकार जीतती है, और बीएसएनएल हारे तो भी सरकार हारती है, रेलवे हारे तो भी सरकार हारती है। तो मोदी गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला कि अब सरकारी विभाग आपस में मुकदमा नहीं लड़े, और जो पुराने विवाद हैं उनको दोनों विभाग के सेक्रेटरी लोग और फाइनेंस का एक सेक्रेटरी, ये तीनों मिल करके आपस में बैठ करके चर्चा करें। अब समस्या क्या होती है कि रेलवे को अपना इंटरेस्ट प्रिय है, उसे अपनी चीजों की ज्यादा वैल्यू है, उसकी सोचने की पूरी परिधि या मर्यादा रेल के इंटरेस्ट को देखने की है, बीएसएनएल वाले की अपने इंटरेस्ट को देखने की है। तो ऐसी परिस्थिति में लेखा वाला तटस्थ भूमिका अदा करता है। आपको भी उत्तर लिखते समय ये लेखा वाले का रोल करना है, तटस्थ वाले का न। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि पहले हितधारकों यानी किसके किसके इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उस प्रश्न में, उनको चिन्हित करना है। अलग अलग हितधारक की तरफ से सोचते हुए तटस्थ भूमिका यानी बीच किसी के पक्ष से न, किसी का पक्ष न लेते हुए सोचना है। तब जब आप उत्तर लिखेंगे तो वो बहुत ही आदर्श उत्तर बन जाएगा। अब मैं आता हूं कि कैसे जानेंगे कि सरकार क्या कह रही है। अगर आप ये जानेंगे कि सरकार क्या कह रही है तो भी आपको उत्तर बनाना आसान। हमने अभी बोला महाभारत, पंचतंत्र, ये है, ये पुराने उदाहरण हैं, आप उससे उत्तर का सौंदर्य बढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकार क्या कह रही है ये जानना आपको जरूरी है। एक इस पे भी मैंने ऐसे हास्य के लिए बता रहा हूं कि जो ये सेना की ट्रेनिंग होती है ना, तो उसमें सीडीएस में कुछ लड़के गए, तो वहां आउटडोर में एक ट्रेनिंग वाला आया, तो उसने लड़कों से पूछा कि ग्राउंड कितने तरह के होते हैं। तो पढ़े लिखे लड़के थे, किसी ने कहा ग्राउंड ग्रीन हो सकता है, ड्राई हो सकता है, रेतीला हो सकता है, तरह तरह के ग्राउंड हो सकते हैं। हर पे वो कहता था नो नो। तो लड़कों ने कहा अच्छा आप ही बता दो। तो उसने कहा ग्राउंड बस 3 तरह के होते हैं, फोर ग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, रियर ग्राउंड। मतलब मेरे आगे का ग्राउंड, मेरे सामने पास का ग्राउंड और पीछे का ग्राउंड। तो उस्ताद बोला अरे उस्ताद ये क्या हुआ? कह नहीं, यहां पर ग्राउंड बस इसी 3 तरह का होता है, बाकी जो ग्राउंड होगा होगा। तो वैसे ही इथिक्स के पेपर में सही गलत कितना क्या है, वो जिस रूल से तय होता है उसे कंडक्ट रूल बोलते हैं। एक बार आप जान जाएंगे तो सरकार में क्या सही है गलत है वो कंडक्ट रूल से ही तय होता है। तो अब मैं आगे आप लोगों को कंडक्ट रूल से परिचय करा रहा हूं। इसको जब आप समझ जाएंगे तो आपको हर उत्तर में ये बताने में बड़ी सुविधा होगी कि क्या उचित होगा क्या उचित नहीं होगा। तो अच्छा, अंग्रेज का शासन कब शुरू हुआ था भारतवर्ष में, आप लोगों में से कोई बताएगा? 1600 में। आप बताइए। हाँ, 57 नहीं 58। हाँ, उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जो और पूरे भारत में नहीं था, टुकड़े टुकड़े में था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन 1858 के घोषणा पत्र से ब्रिटिश क्राउन ने शासन अपने हाथ में ले लिया। तो जब ले लिया तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे और जो ब्रिटिश क्राउन के कर्मचारी बाद में आए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त था, बहुत ही बेईमानी और रिश्वतखोरी का माहौल था। तो उनको रेगुलेट करने के लिए, उनके व्यवहार आचरण को नियमित करने के लिए कुछ आदेशों की आवश्यकता हुई। उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं कि 1869 में गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि लेंडिंग और बारोइंग बाई नॉन गजेटेड सर्वेंट, और 1890 में बाई गजेटेड ऑफिसर, इसको पे रोक लगा दी। नहीं तो ये सब करते क्या थे,
नौकरी तो कंपनी की कर रहे थे अंग्रेज सरकार की, लेकिन यहां पे लोगों को कर्ज देते थे, ब्याज वसूलते थे, और अपने अंग्रेज होने की आड़ में या सरकारी कर्मचारी होने के आड़ में उसको ऐंठ ऐंठ के पैसा वसूलते थे। माने अपने काम में ज्यादा ध्यान देते थे, सरकार के काम में कम। ये परीक्षा में नहीं आएगा, ये आपकी समझ में आ जाए कि कैसे इसका विकास हुआ, इसलिए बता रहा हूं। तो इस तरह से ये 1876 में गिफ्ट, रिश्वत गिफ्ट के नाम पे ले लेते थे, महंगी महंगी गिफ्ट राजाओं से, अलग अलग व्यापारियों से। तो गिफ्ट पे रेगुलेट किया गया। ये जो प्रॉपर्टी दलाल होते हैं ना, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके वो करने लगे थे, तो उस पर 1881 में रोक लगाया है। अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना या अपनी प्राइवेट कंपनी खड़ी कर देना, सरकारी कर्मचारी रहते हुए प्राइवेट कंपनी खड़ी कर देते थे, कोई रोक नहीं थी, तो उस पर फिर 85 में रोक लगा। ठीक है। और 1925 में पहली बार गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कंडक्ट रूल फॉर्मल ढंग से शुरू हुआ, लेकिन वो पूरा मैच्योर नहीं हुआ था। तो एक कमेटी बैठी, संथानम कमेटी, जिसने अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पे 1956 से 66 के बीच में सरकारी कर्मचारियों के लिए सीसीएस कंडक्ट रूल, और रेलवे के लिए रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल, और प्रोविंसेस उस समय होते थे उनके एम्प्लॉइज के लिए प्रोविंस के अलग अलग कंडक्ट रूल बने। हर सरकारी कर्मचारी को उसमें कवर कर लिया गया। ये कंडक्ट रूल बनाने की अथॉरिटी मिली आर्टिकल 309 से। इसमें राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया कि आप कर्मचारियों के आचरण को रेगुलेट करने का नियम बना सकते हैं, और स्टेट और सेंटर की लेजिस्लेचर भी बना सकती है, उनकी भर्ती, उनकी सर्विस कंडीशन और उनके आचरण। इन रूल्स को सीसीएस कंडक्ट रूल, रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल, ये सब ऐसे कहते हैं, इनका नाम है। अब जो डेफिनीशन है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनीशन है वो हम यहां दे रहे हैं। हम लोग परिवार का मतलब, हमारे भारतीय वांग्मय में या भारतीय समाज में परिवार मतलब चाचा, चाचा का बेटा, मामा की बेटी, बड़ा परिवार होता है, लेकिन अंग्रेज का परिवार ऐसा नहीं होता था। तो इसमें जो परिवार है वो अंग्रेज वाला परिवार है, पति पत्नी और बच्चे, या उन पे कोई निर्भर है तो वो, यही परिवार की डेफिनेशन है, एनी अदर डिपेंडेंट पर्सन। ठीक है ना। इसके बाद अगर पिता कमाता है तो वो भी परिवार में नहीं है, अगर पिता की पेंशन मिलती है तो वो परिवार में नहीं है, माता अगर पिता जीवित है तो नहीं है, या पेंशन मिल रही है माता को तो नहीं है। परिवार की बड़ी संकुचित परिभाषा है, लेकिन ये बात इसलिए रहनी चाहिए कि उसमें अगर शब्द प्रश्न में हो गया कि उसका परिवार लाभार्थी है, तो ये, या कोई परिवार से रिलेटेड शब्द आ गया, तो परिवार में चाचा ताऊ नहीं होते, मामा नाना भी नहीं होते, पिता भी अगर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है तो नहीं होता, बच्चा होता है 21 साल की उम्र तक, बेटी होती है विवाह होने तक, ऐसे करके डिफाइन किया हुआ है। तो जो आचरण के लिए जो शर्तें लगाई, वो जो पहली, ये तीन जो है ये सार्वभौमिक शर्तें हैं। मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। एब्सोल्यूट का मतलब उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, यानी उसका आचरण, उसके आचरण में कोई दाग नहीं होना चाहिए। कौन कौन से दाग हो सकते हैं वो आगे बताया है। ठीक है। दूसरा क्या बताया? डिवोशन टू ड्यूटी, मतलब ये नहीं कि ड्यूटी छोड़ के, जैसे कोई मास्टर है और ट्यूशन करने लगे, तो ये डिवोशन टू ड्यूटी नहीं हुआ। कई बार ये तर्क हो सकता है कि मैं पैसा नहीं लेता, पैसा नहीं लेता तो भी डिवोशन में कमी है। क्यों? क्योंकि उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और उसी की अथॉरिटी उसके पास है, ट्यूशन की नहीं है। तो अगर वो बिना पैसा लिए भी पढ़ा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री भी पढ़ा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसके डिवोशन में कमी होगी। लेकिन अगर वो अपने प्रोफेशनल स्किल को इन्हेंस करने के लिए कोई काम कर रहा है जिससे कि बच्चों का बेहतर भला हो, तब वो डिवोशन में कमी नहीं होगी। फर्क समझ रहे हैं? या कोई डॉक्टर है,
वो सरकारी हॉस्पिटल में है, लेकिन वो किसी चैरिटी हॉस्पिटल में मुफ्त में जाके 2 घंटे मरीज देखता है और अपने उच्चाधिकारियों को सूचित करते हुए देखता है, तो कोई डिवोशन में कमी नहीं है। लेकिन अगर वो उस सेवा के लिए पैसे लेता है तो फिर डिवोशन में कमी भी है और इंटीग्रिटी भी एब्सोल्यूट नहीं है। एक शब्द है अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब ये अनबिकमिंग जो है, ये एक खुला हुआ बैग है जिसमें सरकार कुछ कुछ डालती रहती है। सरकार समय समय पे बताती है कि ये वाला काम अनबिकमिंग है। अनबिकमिंग जैसे आप लोग, जैसे मान लीजिए किसी के पिता का व्यवहार आपके प्रति, आप में से किसी के पिता का व्यवहार आपके प्रति ऐसा नहीं है जैसा पिता का होना चाहिए, तो आप कहेंगे बाप को ये शोभा नहीं देता कि ऐसे कहें, या बेटे का व्यवहार नहीं, लोग बोलेंगे लड़के से ये थोड़ी शोभा देता है कि ऐसे व्यवहार करे। तो ये जो शोभा नहीं देता ना, यही अनबिकमिंग है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट से कुछ आशाएं होती हैं और वो जो उन आशाओं के हिसाब से व्यवहार नहीं करता, तो वो अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाता है। वो हो सकता है इंटीग्रिटी उसकी गड़बड़ ना हो सकता है उसके डिवोशन में भी कोई कमी ना हो, लेकिन मान लीजिए वो ऑफिस गया और टेबल पे पूरे डिवोशन से ड्यूटी कर रहा है, लेकिन 5 मिनट के लिए उसने दारू की बोतल खोली और पीना शुरू किया, दोस्तों को पिला रहा है, ये अनबिकमिंग हो गया। वो किसी से रिश्वत नहीं लेता, उसका चाल चलन चरित्र आचरण एकदम उत्तम है, लेकिन यहां पे मार खा गया। तो ये अनबिकमिंग का एक उदाहरण मैंने दिया। इसके बाद केवल अपने चाल चलन की गारंटी नहीं है, हर सुपरवाइजर अपने नीचे वाले के इन 3 चीजों की गारंटी लेगा। मतलब उसकी ड्यूटी है कि उसके नीचे वालों का भी इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट हो, उनका चाल चलन ठीक हो, माने अनबिकमिंग ना हो उनका बिहेवियर, और डिवोशन टू ड्यूटी उनको उनसे मेंटेन कराए। ये जी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अब हर आदमी जो है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। आप सब में कॉम्पिटेंस का लेवल एक हो ये जरूरी नहीं है। तो हो सकता है कि राम प्रसाद एक काम को एक तरह से करें, श्याम प्रसाद एक तरह से करें। तो हम ये नहीं कहेंगे कि राम प्रसाद ने ऐसा किया और आपने ऐसा किया इसलिए आप ठीक नहीं है। हमको ये एज प्रशासक आपको ये देखना है कि उस परिस्थिति में क्या बेस्ट जजमेंट आप ले सकते थे वो आप लेंगे। अगर ये सुनिश्चित हो गया तो फिर कहीं कोई कमी नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिफरेंस ऑफ जजमेंट गिवन सिचुएशन में हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल एक अलग इंडिविजुअल है। लेकिन अगर आपने अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नजर में रखते हुए अपनी हैसियत में बेस्ट जजमेंट लिया है तो वो क्वेश्चनेबल नहीं है। अब देखिए, अधिकारी लोग, ये प्रश्न आया है 1-2 बार सिविल सर्विस में आया है ये प्रश्न कि आपको गलत काम करने के लिए कहा जा रहा है और ये अलग अलग तरह की सिचुएशन होगी। तो उसकी काट इस रूल में है, आप तब तक कोई काम नहीं करेंगे जब तक आपको आपका उच्चाधिकारी औपचारिक रूप से यानी फॉर्मल ढंग से करने के लिए नहीं कहता है। अब कई बार ऐसी स्थिति होती है कि अधिकारी उपलब्ध नहीं है या कहने की सिचुएशन नहीं है, तो उसका वेरिफिकेशन बाद में कराया जाता है। जैसे उदाहरण देता हूं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होने में शक्ति का प्रयोग करना है, इसका आदेश मौखिक रूप से एक अधिकारी दे देता है जो जिम्मेदार अधिकारी सिविल साइड से होता है, लेकिन बाद में उसका प्रॉपर पेपर बना के उसका सिग्नेचर लिया जाता है। अगर वो पेपर नहीं लिया तो वो कार्यवाही अवैध हो जाती है। ठीक है ना। अब कोई आदमी आपको अगर एक सिचुएशन में ढकेल रहा है और लिख के देने को तैयार नहीं है, तो आप उसको सीधे मना करने के, माने आपके उत्तर में होना चाहिए कि मैं फ्लैटली मतलब विनम्रता पूर्वक असमर्थता जाहिर करूंगा कि मैं क्षमा करें ये नहीं कर सकूंगा। यही लिखना चाहिए उत्तर पे। बात समझ रहे हैं? अगर प्रश्न में ऐसा है कि ऐसे आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कोई आपके उच्चाधिकारी, तो इस रूल का मतलब यही है कि इस सिचुएशन में एज गवर्नमेंट सर्वेंट आप या तो उनसे लिखित आदेश, जैसे ही कोई लिखित आदेश देता है उस आदेश की
का जो वैल्यू है, मतलब अच्छा है बुरा है, इसका जो बर्डन है वो किस पे चला जाता है? आदेश देने वाले पे। पालन करने वाले का काम आदेश, हाँ किसी का मर्डर करने, मतलब अगर लीगली पनिशेबल आदेश है तो ना करिए, लेकिन प्रशासन में बहुत सा ग्रे एरिया होता है, मतलब उचित अनुचित का निर्णय हो सकता है आप ना कर सकें, तो जिसने आदेश दिया है वो जानेगा और वो जवाबदेह होगा, वो लिखित रूप से अगर दे रहा है तो। जैसे किसी को छुट्टी छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, मान लो एक उदाहरण हम फिर देते हैं, जैसे कि रोडवेज में आप हेड है, आपके ऊपर वाले ने कहा कि भाई ये लोग छुट्टी मांग रहे हैं, इनको छुट्टी छोड़ दो, छुट्टी छोड़ दी, अब 5 बसें बैठ गई, नहीं चल रही हैं, किसी रूट पर मान लीजिए बस का संचालन बाधित हो गया, कल को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात हुई, तो कौन जिम्मेदार है? जिसने छुट्टी छोड़ा वो नहीं, जिसने आदेश किया वो कहेगा कि इट वॉज वेल विद इन माई अथॉरिटी टू ओबे द ऑर्डर ऑफ माई सुपीरियर, अपने उच्चाधिकारी के आदेश का अनुपालन मैंने किया, ठीक है ना। ऑफिशियल सुपीरियर से यह आशा की जाती है कि वो कंफर्म करे, अगर डिनाई करेगा तो उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है या उसका व्यवहार ठीक नहीं है। तो जब ऐसा स्थिति है कि पहले कंफर्मेशन नहीं हुआ है तो बाद में कंफर्मेशन ले लेना चाहिए। सभी सरकारी कर्मचारी अपना काम समय से करें, मतलब प्रॉम्प्टली करें, और आपने देखा हो अधिकारियों में बड़ी ऐंठ होती है, तो वो ऐंठ को इसमें मना किया हुआ है, मतलब कंडक्ट उनसे जो अपेक्षित है वो ये है कि वो विनम्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे। तो ये विनम्रता भी का अभाव जो है ये अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट में आता है। इंटीग्रिटी पूरी है, डेडिकेशन पूरा है, लेकिन विनम्रता का अभाव है, ठीक है ना। हाँ, और डिले करना, जैसे कोई कार्य आपको करना है उसमें एक रीजनेबल टाइम मान लीजिए 3 दिन लगता है, आप उसमें 30 दिन लगा दे रहे हैं, तो ये एक तरह का कदाचार है जो दंडनीय है। मतलब अगर कोई चीज करने में 3 दिन लगता है, कोई अधिकारी अगर 30 दिन लगा रहा है तो ये दंडनीय है, आप उसकी हाँ शिकायत हो सकती है। जो भी सरकारी नियम है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन जब भी आप कोई काम करते हैं तो उन नियमों को दृष्टि में रख के करेंगे। जैसे आपका कोर फंक्शन मान लीजिए इलाज, जैसे किसी डॉक्टर को यह अधिकार नहीं है कि सड़क पे वो गाड़ी ओवर स्पीडिंग करे, एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं। तो जीवन के सभी पक्षों में आप नियमों का पालन करेंगे और अपने कार्य के संदर्भ में तो अवश्य ही करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ का बचाव, कल्चरल हेरिटेज को की रक्षा करना और महिलाओं के विरुद्ध अपराध को दृष्टि में रखते हुए हर सरकारी कर्मचारी इन चीजों पर नियंत्रण की कोशिश करेगा। ये महिलाओं के कार्यस्थल पे सुरक्षा संबंधी नियम है। इसका तात्पर्य मात्र इतना है कि महिलाओं को काम करने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना भी हर सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी है, पुरुष कर्मचारी की भी, महिला कर्मचारी की भी। कई बार महिलाएं ही महिलाओं का शोषण करती देखी गई हैं, तो दोनों, ऐसा नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही दंडित होते हैं। अगर कोई महिला कर्मचारी भी अन्य महिला कर्मचारी के लिए अनुपयुक्त वातावरण बना रही है या उसका कोई किसी तरह का शोषण का सिचुएशन बना रही है तो वो भी दंडनीय है। इसके लिए और भी बहुत सी व्यवस्था बनाई गई है। एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी होती है, वो बनाई गई है, वो आप लोग आगे जानेंगे। अभी मोटा मोटा ये जानिए कि महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण मिले, ऐसा प्रयत्न करेंगे। अच्छा, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी पोजीशन का एडवांटेज किसी को नौकरी दिलाने या अपनी ही बेहतर नौकरी के लिए यूज नहीं करेगा। मतलब इस तरह का इन्फ्लुएंस, जैसे आपने सुना होगा कि किसी जिले का कलेक्टर है, वहाँ सीमेंट फैक्ट्री है, उसके गांव से 2 लोग आ गए, ऐसी ही आ सकती है सिचुएशन। बहुत बेरोजगार हैं, बच्चे भूखों मर रहे हैं, आपके कहने से उसकी नौकरी लग सकती है, आपको कहना चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न हो सकता है। तो योग्यता ही पैरामाउंट है। दूसरा, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, पैरवी से नौकरी नहीं।
है ना। अब सरकारी कर्मचारी एक जॉब से दूसरे जॉब में जाए तो क्या हो, उसके लिए लिखित परमिशन लेनी होती है, वो है। अगर नहीं ले रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। आपके परिवार के सदस्य को भी किसी ऐसी कंपनी से संबंध रखने का अधिकार नहीं है जिससे आप जहां काम कर रहे हैं उसकी ऑफिशियल रिलेशन है। इसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए कोई शिप है, आप शिपिंग कंपनी में या उसमें एक अधिकारी लगे हुए हैं, उसमें सामान आता जाता है। अब उसका कार्गो हैंडल करने वाली एक अलग कंपनी है जो शिप से सामान उतार के रेल के वैगन में लाती है। आपका बेटा उसमें काम कर रहा है मान लीजिए, तो यहां पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। उस दोनों के काम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक काम देने वाला है, एक काम लेने वाला है। अब आपका बेटा एक कंपनी में काम कर रहा है तो हो सकता है आप उसको काम देते समय प्रेफर करें कंपेयर टू अदर्स, तो ये भी एक कदाचार का मुद्दा हो जाएगा। तो ये उसको प्रिवेंट करने की बात है इसमें। पॉलिटिक्स में नो, सरकारी कर्मचारी हो गए, मोदी जी कितनी भी अच्छी बात करें, आप उनकी उसमें कोई मदद नहीं कर सकते। ऑफिशियली करेंगे तो अनैतिक है, ये प्रश्न हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि सरकारी कर्मचारी बड़े उत्साह से किसी पार्टी का सपोर्ट करते देखे गए हैं, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है नैतिक दृष्टि से, और वो दंडनीय भी है, भले ही वो आदमी सही हो जिसका आप सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। सरकारी कर्मचारी अपने ही काम के लिए केवल जिम्मेदार नहीं है, उसके बीवी बच्चे मतलब उसके डिपेंडेंट भी कोई ऐसा काम न करें जो सरकारी पॉलिसी के खिलाफ है, उसके लिए भी उसको पकड़ा जा सकता है या उसको अनइथिकल कहा जा सकता है, उसकी ये जिम्मेदारी है। लेकिन मान लीजिए मेरा लड़का है, मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें सरकार को बताना होगा मेरा लड़का है जो मेरी बात नहीं सुन रहा है और वो अजीब अजीब काम कर रहा है, मैं सरकार को सूचित कर दे रहा हूं चूंकि मेरे कंट्रोल के बाहर है। लेकिन अगर कंट्रोल में है तो आप उसको कंट्रोल करें, ठीक है ना। सरकार ही तय करेगी कि कौन सी बहुत सी होती है ना जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी में है, तो ये सरकार डिसाइड करेगी कि वो आप उसमें मदद करें ना करें। एक रिस्ट्रिक्शन और है कि एसोसिएशन या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप कर सकते हैं उसको ज्वाइन, लेकिन सरकारी कर्मचारी पे उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। अगर वो कोई राष्ट्र विरोधी देश विरोधी गतिविधियों में ऐसे इन्वॉल्व है तो नहीं जा सकते, और अगर वो अच्छा है एम्प्लॉई के वेलफेयर के लिए तो भी आप गवर्नमेंट को इंटीमेट करके जा सकते हैं। और कुछ सर्विसेज में ऐसा है कि आपको परमिशन लेके उसमें जाना है, ठीक है ना। ये सब चीजें कॉमन सेंस को अपील करने वाली है। एक बार आप इससे गुजर जाएंगे तब आप अब पुराने प्रश्नों को जाके देखेंगे तो आपको उत्तर लिखने के लिए अधिक इंसाइट, अधिक आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। आप किसी पब्लिक एजिटेशन डिमॉन्स्ट्रेशन इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं शामिल हो सकते, ठीक है ना। डायरेक्टली आप प्रेस को कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कुछ आप देखे होंगे थाने वाले और बहुत से लोग ना प्रेस में बोलते रहते हैं, तो वो भी एक तरह का कदाचार है। हमेशा अधिकृत व्यक्ति ही बोलेगा। सरकार अधिकृत कर देती है, कभी किसी तहसीलदार को कर देती है, कभी किसी सीओ को कर देती है, कभी जिले के एसपी बोल सकते हैं, उनके ड्यूटी में आता है। तो अलग अलग स्तर पर ये भी प्राधिकार का विषय यानी मैटर ऑफ अथॉरिटी है। जिसके पास अथॉरिटी नहीं है उसका स्टेटमेंट अनऑथराइज्ड हो जाएगा। और कई बार सिचुएशन से पहले, जैसे
कोई दुर्घटना हो गई, बहुत से लोग मर गए हैं, तो एक आदमी ने, जो छोटा कर्मचारी है, गिना 15 आदमी मर गए, बता दिया, वास्तव में 25 मरे थे मान लीजिए। जब सारा गणना हुई तो मालूम चला 25 लोग मर गए थे। तो अब सरकार पे आरोप आएगा कि सरकार ने झूठ बोला, पहले 15 बताया, वास्तव में तो 25 तरह का बवाल। इसलिए एक आदमी अधिकृत होता है जो पूरी सिचुएशन की स्टडी के बाद, सारी चीज देखने के बाद घोषित करता है कि ये दुर्घटना हुई, इसमें इतने लोगों की मृत्यु हुई, इतने घायल हुए, घायलों को ये मुआवजा, आप लोग सुनते होंगे न्यूज में। लेकिन ये क्या है, ऑथराइज्ड पर्सन का ही स्टेटमेंट होना चाहिए, हर आदमी नहीं बोल देगा। और अगर कुछ बोल दिया गलती से तो उसको कहना है कि ये उसका अपना विचार है, ठीक है। गवर्नमेंट की आलोचना आप पब्लिकली नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की भी आलोचना आप पब्लिकली नहीं कर सकते, ठीक है। यहां तक कि किसी कमेटी या किसी अथॉरिटी के सामने आप अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। देना है तो गवर्नमेंट के परमिशन से देना है। यहां पे गवर्नमेंट मतलब आपका कंट्रोलिंग अफसर, बिना परमिशन आप सीधे कोई आपको बुलाए नहीं जा सकते। लेकिन इसके एक्सेप्शन है, जैसे कोई कोर्ट बुलाए तो आपको जाना पड़ेगा, सरकार ने कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी नामित की है तब जाना पड़ेगा। तो ये सब सिचुएशन, अभी तो सिविल सर्विस के पेपर का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये सब सिचुएशन आ सकती है। एक्चुअली वो प्रश्न बनाएंगे तो इसी से बनाएंगे कि आपका कंडक्ट इसके हिसाब से होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये पूरी कंडक्ट की फेरहिस्त और उसमें क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर है ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो बड़े सहजता से आप अलग अलग सिचुएशन में उत्तर बना सकेंगे। वो तो बता दिया मैंने कि अनऑथराइजली आपने सुना होगा कि अधिकारी जो है वो बाढ़ पीड़ितों के नाम से या अलग अलग नाम से फंड इकट्ठा करके कई बार पकड़े गए हैं। तो वो भी आप ऐसे फंड नहीं इकट्ठा कर सकते। अगर आपको कोई चैरिटी के लिए फंड इकट्ठा करना है तो उसकी फॉर्मल गवर्नमेंट से परमिशन लगेगी, फिर इकट्ठा करेंगे, उसका हिसाब रहना चाहिए, उस पर चेक बैलेंस रहने चाहिए। बीच में ये ट्रेंड चल गया था लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर बहुत सख्ती की है। गिफ्ट लेने का बड़ा चलन था तो गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट कर दिया है। बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट के समय समय पे वो अमाउंट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उतने की ही गिफ्ट आप ले सकते हैं। ये नहीं कि आप गिफ्ट में, जैसे लालू जी ने गिफ्ट में जमीन ले ली, अब वो मुकदमा झेल रहे हैं, या एक दो नहीं 1-2 हजार लोगों से गिफ्ट ले लिए। तो गिफ्ट ऐसे नहीं ले सकते। पहली चीज तो शादी ब्याह के मौके पे ले सकते हैं, या कोई बर्थडे ऐसा ओकेजन है तब ले सकते हैं। और गिफ्ट की फाइनेंशियल लिमिट रुपए के वैल्यू के हिसाब से बदलती रहती है, उसके अंदर ही ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं ले सकते। अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से ले सकते हैं लिमिट में। यह है दहेज। किसी भी तरह से दहेज जो है, मांगना, देना और लेना, सब सरकारी कर्मचारी के लिए। अब इसमें एक सिचुएशन हो सकती है कि एक लड़का है, वो आप अधिकारी हैं, शादी कर रहे हैं, उधर लड़की है, उसके माँ बाप नहीं है और उसके चाचा ताऊ हैं और लड़की के नाम पे संपत्ति है, तो आप उनके उससे कह रहे हैं कि आप वो संपत्ति बेच करके वो पैसा हमें दे दीजिए। ऐसा होता है, या पहले ही मुझे लिख दीजिए या मेरे पिताजी को लिख दीजिए, तो ये भी डाउरी में कवर हो जाएगा। जो उसके नाम है वो उसके ही नाम रहे, वो अपनी इच्छा से किसी को दे दे। अगर आपने डिमांड किया तो वो डाउरी हो गया, वो भी शादी की शर्त के रूप में अगर डिमांड किया तो। डायरेक्टली डिमांड किया या इनडायरेक्टली डिमांड किया है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कोई एसपी इतना पॉपुलर हो गया कि उसका ट्रांसफर हुआ तो पब्लिक जो है भीड़ लगा दी, एजिटेशन करने लगी। तो इस तरह के एजिटेशन को प्रोवोक करना, पार्टिसिपेट करना भी ठीक नहीं है। स्वतः स्फूर्त हो, लोग करें, लेकिन आप उसको डिस्करेज करेंगे, उसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन फेयरवेल पार्टी में आप जा सकते हैं। कोई पब्लिक कर्टिसी हो रही है, जो कोई पॉपुलर अफसर होते हैं, तो व्यापार मंडल, अलग अलग लोग, उसमें जो गिफ्ट है अगेन उसमें वही लिमिट लगेगी। ये नहीं कि आप चांदी के गणेश जी ले लिए या सोने के राधे कृष्ण ले लिए,
एक अफसर के यहाँ मैं गया था तो उसके यहाँ जमीन में ऐसे सोने चांदी के राधे कृष्ण और ये लोग पड़े हुए थे ढेरों। तो हम पूछे तो कह रहे भैया वो फेयरवेल पे सब दे देते हैं ना। तो ऐसे भी अफसर होते हैं जो ले लेते हैं, लेना नहीं चाहिए। कोई प्राइवेट ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं। ये लाल से मैंने इसलिए किया कि ये छोटे कर्मचारियों में बड़ा पॉपुलर है, बहुत एम्प्लॉई इसमें फंसते हैं। जैसे कि कोई सरकारी मकान मिला 3 कमरे का, गांव से 2 लोग आ गए रहने वाले, हम अकेले रह रहे हैं, वो लोग भी रहने लगे, घर में कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे खाना वो बना देते हैं, ये भी एक तरह की सबलेटिंग है। अगर सरकारी मकान में आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, नियम बने हुए हैं। अगर शेयर करना है तो आपको फिर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है, टर्म्स बताने हैं। सबलेटिंग परमिसिबल नहीं, सबलेटिंग माने सरकारी मकान किराए पर दे देना। यहां तक कि अगर एडल्ट बाप और एडल्ट बच्चा है जो कहीं नौकरी करता है, एक ही जगह पोस्टेड है, तो बाप बेटा भी मकान शेयर नहीं कर सकते। अगर शेयर करेंगे तो गवर्नमेंट को परमिशन लेंगे और हाउस रेंट अलाउंस दोनों का बंद होगा, तब एक घर में रहेंगे। मतलब दोनों हाउस रेंट ले रहे हैं और एक ही घर में रह रहे हैं, तो यह भी कदाचार में आ जाएगा। तो इस हद तक आपका आचरण रेगुलेटेड है। समय पे खाली करेंगे, नहीं खाली करना भी कदाचार है? इन्वेस्टमेंट लेंडिंग और बारोइंग पे पहले बड़ी सख्ती थी कि कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, लेकिन अब वो उस पर थोड़ा लिबरल है। बस आपको हैबिचुअल, ऐसा नहीं कि आप नौकरी छोड़ के हमेशा स्टॉक मार्केट में ही लगे हैं, वो आपके ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी से पता लग जाता है। तो हैबिचुअल नहीं होना चाहिए, बस फ्रीक्वेंट परचेज ऑफ एंड सेल ऑफ शेयर जो है, यही थोड़ा क्वेश्चनेबल है। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट, वही फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है कि अपने बच्चों को जिस फील्ड में आपकी नौकरी है उस फील्ड में कोई इन्वेस्टमेंट करना, उससे रिलेटेड, जैसे कंटेनर का काम है और शिप का काम है, दोनों रिलेटेड है। तो आप अगर शिप में हैं तो कंटेनर वाले में उसको ना इनकरेज करें, और अगर करना है तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। इसके बाद जैसे इंजीनियर है और ठेकेदार है, तो मालूम चला कि ठेकेदार से कुछ कर्ज ले लिया उसने लड़की की शादी में और बाद में चुकाया, लेकिन ठेकेदार कह रहा है कि नहीं, पूरा नहीं दिया आपने, इस पे ब्याज नहीं दिया। एक इशू रेज हुआ, ये कह रहा है हमने तो पूरा दे दिया था, ब्याज की तो कोई बात नहीं हुई थी। तो आप ऐसे आदमी के साथ पैसा का लेन देन कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। सरकार ने इस पे पूरी रोक लगा रखी है। इससे संबंधित कोई प्रश्न आ गया, मान लीजिए कि लड़की की शादी थी, गुड फेथ में उसने दिया, आपने गुड फेथ में लिया और वापस किया, तो इसमें कोई ब्रीच है कि नहीं? तो इसमें ब्रीच है। किसी भी रूप में, मान लो सामान के रूप में आपने लिया, पैसा दिया लेकिन वापसी सामान के रूप में ली, तो भी अनैतिक होगा। कुछ लोग, हमको एक सज्जन मिले जो अनेक स्थानों से कर्ज लिए हुए थे और हमेशा कर्ज देने वाले उनके पीछे लगे रहते थे, उनके कार्यालय में घेरेबंदी करते रहते थे, उनके उच्चाधिकारियों से मिल रहे थे। तो क्या हुआ, वो हैबिचुअल हो गए थे कर्ज लेने के। ये भी प्रोहिबिटेड है कंडक्ट रूल में, ये अच्छा कंडक्ट नहीं माना जाता है ना। आप लोग सोचते होंगे कि बड़ा अफसर हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के एक्वायर करने, होल्ड करने और डिस्पोज करने, इस तीनों पे गवर्नमेंट की नजर रहती है। हर सरकारी कर्मचारी से यह आशा की जाती है कि वो जब नौकरी में आए
तो उसके नाम पे कितनी संपत्ति है और कितनी उसके ऊपर कर्ज है या लायबिलिटी है, इसका ब्यौरा वो सरकार को दे। और फिर हर साल पिछले वर्ष में कितनी संपत्ति आपने ली, खरीदी या बेची, उसका ब्यौरा दे। और खरीदने बेचने के पहले गवर्नमेंट से परमिशन ले, और अगर नहीं ले पाया तो इंटीमेशन दे। ये एक बंधन है जो बहुत से अफसर नहीं करते। इस पे भी प्रश्न बन सकता है कि गांव गए और एक आदमी मिल गया जिसने मौके पर हमें पैसा दे दिया, तो हमने उसको संपत्ति लिख दी, तो इस बारे में गवर्नमेंट को नहीं पता है, 5 साल बाद पता चला, तो ये दंडनीय हो जाएगा, ये क्वेश्चनेबल है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी लिमिट है कि उससे ज्यादा का अगर लेन देन होता है तो वो भी आपको सूचित करना है। समझ रहे हैं? तो इमूवेबल और मूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी पे अनेक तरह के रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी थीम यह है कि वो सरकार की बताई लिमिट के अंदर होना चाहिए और सरकार को सूचित करते हुए या अनुमति लेते हुए होना चाहिए। आप लोग की स्टेज पे इतना ही जानने से पर्याप्त होगा। विदेशी आदमी से कुछ भी लेने देने में भयानक रोक है, और लेने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके गांव में आपका चाचा का लड़का अमेरिका जाके अमेरिकन नागरिक हो गया, तो अब वो विदेशी हो गया, यहां उसके नाम जमीन है लेकिन वो वहां का सिटीजन हो गया। अब वो आपको अपनी जमीन देना चाहता है और आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो ऐसे लिखवा लेंगे तो फंस जाएंगे। उसमें सरकार से अनुमति लेकर ही आप ले सकते हैं विदेशी आदमी से। उसी तरह से पैसे का लेने, जो फेरा कानून था ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और मनी लॉन्ड्रिंग वाला, ये हवाला ट्रांजैक्शन वाला, ये सारा मामला अट्रैक्ट हो जाएगा अगर आपने बिना सरकार को बताए औपचारिक रूप से प्रोसीजर के द्वारा विदेशी आदमी से पैसे का लेन देन किया। एक बड़ा हास्यास्पद सा है, लेकिन है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मुकदमा नहीं कर सकता बिना गवर्नमेंट के परमिशन के, गवर्नमेंट के खिलाफ, है ना। लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने एक छूट रखी है कि जब उसने परमिशन मांगी और 3 महीने तक सरकार से परमिशन नहीं आई, तो मान लिया जाएगा कि परमिशन हो गई, है ना। लेकिन अगर वो सरकारी काम से इतर कोई मुकदमा है तो वो कर सकता है, उससे भिन्न न्याय के लिए कर सकता है। सरकारी काम से संबंधित है तो परमिशन लेना है। किसी तरह का नॉन ऑफिशियल इन्फ्लुएंस न तो डालेगा न इन्फ्लुएंस सहेगा। बहुत लोग प्रमोशन के लिए कहलवाते हैं ना, जैसे, या अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए कहे, मतलब किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस जो सीधी लाइन में नहीं है, वैध तरीके से कोई काम होने के लिए नहीं है, वो वर्जित है। शादी के बारे में कि किसी की एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए, अगर उसके पर्सनल लॉ में परमिसिबल है तो भी वो गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ही दूसरी शादी कर सकता है, आमतौर पे नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इस पे भी कोई प्रश्न आ सकता है, जैसे इस्लाम में है एक से अधिक शादी का, लेकिन वो कोई कर लिया तो भी पकड़ा जा सकता है, अनलेस कि वो गवर्नमेंट से फॉर्मल इंटीमेशन देके उसका एक अप्रूवल ना ले ले। बहुत से ट्राइब्स में भी अलाउड है। शराब पीना, ड्रग का सेवन करना, यह अनबिकमिंग है, दंडनीय है? हर आदमी अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है। उससे क्या होगा? अथॉरिटी तो डेलीगेट हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डेलीगेट होगी। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आपको इस क्लास को कंडक्ट करने की अथॉरिटी दी गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो आप ये काम स्वयं कर सकते हैं या अपनी अथॉरिटी किसी को डेलीगेट करके कर सकते हैं। मतलब इनको दे दिया, कहा कि यार तुम कराओ, ऐसे ऐसे करना, ठीक है। तो आपने क्या किया? अपनी अथॉरिटी डेलीगेट की। लेकिन मान लीजिए क्लास नहीं हुआ, तो मैं उनसे सवाल नहीं करूंगा, आपसे करूंगा।
मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते। फर्क समझ रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेलीगेट जिसको दी गई वही उसका जवाबदेह होगा, वो अपनी अथॉरिटी को स्मूथ काम होने के लिए डेलीगेट कर सकता है। अब प्रेसिडेंट हर काम नहीं करेगा, उसने अपनी अथॉरिटी मंत्रियों को डेलीगेट कर रखी है, मंत्रियों ने सेक्रेटरी को कर रखी है, ऐसे डाउनवर्ड जाती है। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन सभी सरकारी कर्मचारी को मानना चाहिए है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नौकर नहीं रख सकते। एक विदेश सेवा की महिला अधिकारी थी, वो अमेरिका में जेल चली गई, मालूम है आप लोगों को? बड़ा विवाद हुआ था, करीब 7-8 साल पहले की बात है। बड़ी मुश्किल छुट्टी, यहाँ अपने बिहार की थी, गांव से ले गई बच्ची, एक 14 साल से कम थी, और जैसा होता है कुछ मारी पीटी होगी, वहाँ अधिकारी, वहाँ के कानून में ये बहुत बड़ी गलत बात थी। वो फॉरेन सर्विस की थी, उसको जेल, महिला अधिकारी थी, जेल जाना पड़ा, बड़ी मुश्किल से छूट के आई। तो वो तो है, खैर इंडिया में भी 14 साल से कम का आप नौकर नहीं रख सकते, रखेंगे तो वो अवैध हो जाएगा। ये तो हुआ फॉर्मल कंडक्ट। अब आज हमने जो बताया ये वो मर्यादा है जो सरकार अपेक्षा करती है अपने कर्मचारियों से कि वो इसका पालन करें, ठीक है। अब जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो ये मान के आते हैं कि आप सरकारी कर्मचारी की तरफ से सोचेंगे और सोच करके उत्तर देंगे। तो अब ये जो नियम हैं इनको आप दृष्टि में रख के जब उत्तर देंगे तो आपके उत्तर नंबर पाने की दृष्टि से उत्तम होंगे, भावना की दृष्टि से नहीं। उसमें बहुत से भावना वाले भी प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन आप भावना, जैसे आपका कोई कितना भी गरीब हो, बिना प्रक्रिया का पालन किए आप उसको नौकरी नहीं दे सकते। कोई कितना भी परेशानी में हो, आप उसकी संस्तुति किसी अधिकारी से नहीं कर सकते कि इसकी मदद कर दो यार, इसको नौकरी दे दो, ये कदाचार में आ जाएगा। या आप सब तरह से फिट हैं लेकिन केवल आप बस दारू ही तो पीते हैं ऑफिस में, तो नहीं चलेगा। या स्त्रियों से मजाक कर रहे हैं और आप अपने ख्याल से मजाक कर रहे हैं और उसने बुरा मान लिया, तो भी दिक्कत है। ऐसे अनेक इसमें ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको गिफ्ट दिया किसी ने फेयरवेल पर, उसका प्रश्न हो सकता है। तो गिफ्ट की कीमत है तो आपको देखना होगा कि पेटी गिफ्ट है कि महंगा गिफ्ट है। महंगा है तो आपको लिखना होगा कि ये उचित नहीं प्रतीत होता है, बेहतर होता कि कोई सिंबॉलिक गिफ्ट दिया गया होता, ऐसे करके। तो अब उत्तर लिखने की दृष्टि से मैं बता रहा हूं, उत्तर में जितने पात्र होते हैं उनके आप पहले चिन्हित कर लीजिए और उनका क्या इंटरेस्ट है ये चिन्हित कर लीजिए। उत्तर का पहला पैरा होना चाहिए कि दी गई समस्या में ये निम्नलिखित हितधारक चिन्हित किए गए मेरे द्वारा, करके उनका नाम लिख दीजिए। मान लीजिए कोई सिचुएशन, मान लीजिए एक आदमी है, जमीन का मुकदमा लड़ रहा है और नायब तहसीलदार की अदालत से मुकदमा जीत गया है और तहसीलदार की कोर्ट में जाना है। पेशकार पैसे मांग रहा है, पैसा देने पर वो जीत जाएगा मुकदमा, नहीं देने पे वो लंबा खींचेगा, हार भी सकता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मान लीजिए ऐसा प्रश्न आ गया, तो एक तो तरीका क्या, पैसा दे दीजिए, कर लीजिए। अब इसमें हितधारक कौन है? पेशकार है, नायब तहसीलदार है, तहसीलदार है, आप है। तो आप करिए कि इसमें 4 हितधारकों को मैंने चिन्हित किया है। नायब तहसीलदार फैसला दे चुका है, इसलिए उसने उसका हित पे, अब उसके हित पे विराम हो चुका है, अब वो सिचुएशन से बाहर है। तहसीलदार ने न्याय करना है, लेकिन पेशकार भी एक हितधारक है और पेशकार रिश्वत की मांग कर रहा है। ये मांग नायब तहसीलदार की जानकारी में भी हो सकती है, गैर जानकारी में भी हो सकती है, ठीक है। मैं भी एक हितधारक हूं, मुझे अपने फेवर में फैसला चाहिए। मेरे फेवर में सारे आर्गुमेंट हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पैसा दिए बिना नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन बड़ा अजीब सी सिचुएशन है। अगर आप नहीं देते तो हो सकता है मुकदमा हार जाए। तो आम आदमी क्या रिप्लाई देगा? तो अब आप, सरकार आपके अंदर कौन से गुण देखना चाहती है वो हम बता दिए। इन्हीं गुणों को देखना है तो क्या है, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी देखेगी। तो इंटीग्रिटी मतलब न रिश्वत दे न ले। तो आप चाहे
क्या करते वास्तविक जीवन में नहीं है। उत्तर में तो ये लिखेंगे कि भले मैं मुकदमा हार जाऊं, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मैं इस मेरे न्याय में आस्था है, मैं इससे ऊंची अदालत में अपनी बात रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है ना। दूसरा कहेंगे लेकिन इससे पहले मैं तहसीलदार से मिलकर उसे बताऊंगा कि उसका पेशकार पैसा मांग रहा है। यहां मामला यह नहीं कि काम होगा या नहीं होगा, यहां मामला यह है कि सरकार की नजर में कौन सा उत्तर सही है। सरकार की नजर में सही होने वाले यही नियम है। सरकार आप में जो गुण देखना चाहती है वो इन नियमों की रोशनी में देखना है। ठीक है, तो वहां व्यवहारिक नियम नहीं लगेंगे। आपको एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करना। जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके गांव के 2 कैंडिडेट हैं। इंटरव्यू लेने वाले से लिख के लिया जाता है कि मैं घोषित करता हूं कि आज मैं जिनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूं उनमें मेरे से संबंधित कोई नहीं है। इसको आप छुपा के उन 2 को इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दे सकते हैं, या घोषित करेंगे तो उन 2 को हटा दिया जाएगा, बाकी का इंटरव्यू लेंगे। तो ये जो घोषणा है ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बचाने के लिए, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन अलग अलग तरह से आएगी। आपको निर्णय करने में ये कंडक्ट के जो नियम हमने बताए, ये नियम बहुत विशद हैं, इस पे बहुत से जजमेंट है, इतने डिटेल में नहीं बताया। कॉन्सेप्ट इसलिए बताया कि अब आपको मोटे तौर पे दहेज नहीं लेना चाहिए, समझ में आ गया। महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए वर्क प्लेस पर। ये नहीं कहना है कि हमसे क्या मतलब पुलिस में FIR करे, ला तो यही कहता है ना कोई पीड़ित है तो। लेकिन हर सरकारी कर्मचारी का यह दायित्व है कि उसकी आसपास में किसी महिला का उत्पीड़न न हो। ये नहीं कह सकता कि ये तो पुलिस का काम है। तो आपको कहना है भले ही ये पुलिस का काम है, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी के होने के नाते मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे कार्यस्थल के आसपास कहीं किसी महिला का उत्पीड़न हो। अगर होगा तो मैं सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में लाऊंगा, औरतों के अधिकारों की, उनके उत्पीड़न को रोकने की जो कमेटी है उसके संज्ञान में लाऊंगा, और उसकी भावनात्मक रूप से मदद करने की चेष्टा करूंगा। ये उत्तर होगा। ठीक समझ रहे हैं। तो मोटा मोटा मैंने बताया। अब आप लोग इस पेपर को पढ़ के अगली बार कभी हम लोग जब मिलेंगे तो आप बहुत सी सिचुएशन सोच कर आइएगा, तो उसमें क्या आदर्श उत्तर बनेगा वो मैं लिखवा दूंगा या बता दूंगा कि इसका। लेकिन थीम वही है, हितधारकों की पहचान करना है, उन हितधारकों का क्या इंटरेस्ट है ये पहचान करना है। फिर इन चीजों की को नजर में रखते हुए, और अगर आप अपने प्राचीन वांग्मय से कुछ ले सकते हैं महाभारत से, तो उसका उदाहरण देते हुए क्या स्थिति होनी चाहिए वो आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। हा? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों को ठीक लगी बात, समझ में आई?